27 जून 1976 बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेल अवीव इजराइल रात 11 बजे एयर फ्रांस की फ्लाइट इजराइल के शहर तेल अवीव से एथेंस के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में कुल 246 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स थे। ज़्यादातर पैसेंजर इजरायली और यहूदी थे। रात 12:30 बजे यह फ्लाइट एथेंस पहुंचती है। एथेंस से इस फ्लाइट को पेरिस के लिए उड़ान भरनी थी। एथेंस में 58 और पैसेंजर इस फ्लाइट में सवार होते हैं। इन 58 पैसेंजर्स में से वो 4 आतंकवादी भी थे जिनको इस प्लेन को हाईजैक करना था। इन 4 आतंकवादियों में से 2 फिलिस्तीनी और बाकी 2 जर्मनी के थे। रात 12:30 बजे यह फ्लाइट एथेंस से पेरिस के लिए टेक ऑफ करती है, लेकिन ये आतंकवादी इस प्लेन को टेक ऑफ करते ही हाईजैक कर लेते हैं और प्लेन को पेरिस की बजाय लीबिया के शहर बेनगाजी ले जाते हैं। बेनगाजी में प्लेन में रिफ्यूलिंग की जाती है। यहाँ फ्लाइट करीब 7 घंटे तक रुकती है और यहाँ हाईजैकर्स ब्रिटिश में पैदा हुई इजराइल की नागरिक मार्टेल को तबीयत खराब होने की वजह से फ्लाइट से उतार देते हैं, छोड़ देते हैं। शाम 3:15 पर प्लेन बेनगाजी से टेक ऑफ करता है और 24 घंटे से ज़्यादा समय के बाद 28 जून को फ्लाइट पहुंचती है एंटेबे एयरपोर्ट युगांडा। यहां एंटेबे एयरपोर्ट पर 4 और नए आतंकवादी इस फ्लाइट में मौजूद 4 आतंकवादियों से मिल जाते हैं। जहाज जैसे ही लैंड करता है प्लेन की खिड़कियां खुलती हैं। सामने खड़ा होता है युगांडा का तानाशाह राष्ट्रपति ईदी अमीन। ईदी अमीन उस समय का सबसे क्रूर तानाशाह शासक था। प्लेन हाईजैक की है पूरी साजिश ईदी अमीन के साथ मिलकर बनाई गई थी। 28 जून 1976 को हाईजैकर्स ने दुनिया के सामने अपनी मांग रखी। उन्होंने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर और उसके साथ 53 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की, जो कि दुनिया की अलग अलग जेलों में कैद थे। हाईजैकर्स ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो 4 दिन बाद यानी कि 1 जुलाई से बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। 29 जून 1976 को हाईजैकर्स ने बंधकों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक था इजरायली और दूसरा गैर इजरायली। 30 जून 1976 को हाईजैकर्स ने 48 बंधकों को छोड़ दिया जो भी बीमार और बुजुर्ग थे, और ये सभी गैर इजरायली ग्रुप से थे। 1 जुलाई 1976 को इजरायली सरकार ने हाईजैकर्स से बातचीत जारी रखी और हाईजैकर्स से उनकी डेडलाइन 1 जुलाई से बढ़ाकर 4 जुलाई की दोपहर तक करने की मांग की। हाईजैकर्स ने 1 जुलाई को 100 और गैर इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। अब बचे थे 12 एयर फ्रांस के क्रू मेंबर, 10 फ्रांस के नौजवान नागरिक और 88 इजराइल के नागरिक। इन सब के दौरान इजराइल ने हाईजैकर्स को बातचीत में व्यस्त रखा और युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन से भी बातचीत करने की कोशिश की, परंतु कोई हल ना निकलने पर इजराइल ने प्लान बी तैयार रखा। प्लान बी था रेस्क्यू, और ऐसा प्लान जो ना कभी पहले सुना गया था ना ही कभी देखा गया था। इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर एंटेबे एयरपोर्ट, और वो भी दूसरे देश की जमीन युगांडा पर। मुसाद इजराइल की इंटेलिजेंस, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस में से एक है, उसके एजेंट्स ने एंटेबे एयरपोर्ट के बारे में छोटी से छोटी जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। मुसाद के एक एजेंट ने कीनिया में एक विमान किराए पर लेकर एंटेबे के ऊपर उड़ान भरकर उसकी बहुत सारी फ़ोटो खींच ली। एंटेबे एयरपोर्ट के उस टर्मिनल का नक्शा लिया गया और रातों रात इजराइल में एक नकली टर्मिनल तैयार किया गया। इस टर्मिनल पर इजरायली कमांडो ने उस ऑपरेशन की रिहर्सल की। इस सब के दौरान आतंकवादियों और युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन को बातों में उलझाकर रखा गया। इस रेस्क्यू प्लान की तैयारी जारी रखी गई। इस बीच युगांडा के तानाशाह को किसी काम से देश से बाहर जाना पड़ा और मुसाद ने इसी का फ़ायदा उठाया और ऑपरेशन को पूरा किया। 4 जुलाई 1976 को इजराइल से 4 विमानों ने उड़ान भरी। सिर्फ 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए उन्होंने लाल सागर को पार किया ताकि रडार उन्हें ना पकड़ सके। इन जहाज़ों में 100 इजरायली कमांडो की एक टीम, काले रंग की एक मर्सिडीज कार और लैंड रोवर कारें थी। मुसाद ने
पता लगाया था कि ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज कार का शौकीन है और हमेशा उसी में चलता है और उसके साथ उसका सुरक्षा दस्ता लैंड रोवर कारों में होता है। रास्ते में ही इजरायली सैनिकों ने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर ली। उन्होंने युगांडा आर्मी की यूनिफॉर्म पहन ली ताकि युगांडा आर्मी को लगे कि ईदी अमीन अपनी विदेश यात्रा से लौट आए हैं और उन्हीं का काफिला है। पहला इजरायली जहाज़ रनवे पर एकांत में लैंड करता है और पायलट जहाज़ को बीच रनवे में ही रोक देता है। जहाज़ से काली मर्सिडीज़ कार उतरती है, बिल्कुल तानाशाह ईदी अमीन जैसी। उसके बाद 2 लैंड रोवर गाड़ियाँ भी उतरती हैं। ये गाड़ियाँ तेज़ी से उस टर्मिनल की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं जहाँ बंधकों को रखा गया था। काली मर्सिडीज़ कार की वजह से युगांडा के 2 सैनिकों को इस काफिले पर शक हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तानाशाह ईदी अमीन ने काले रंग की जगह सफ़ेद मर्सिडीज़ कार यूज़ करने लग गए थे। लेकिन इजराइल के कमांडो इतने तेज़ थे कि उन्होंने अपनी साइलेंसर लगी राइफलों से युगांडा सैनिकों पर जवाबी कार्रवाई की और उनको ढेर कर दिया। उसके बाद कमांडोज ने पहले उस बिल्डिंग पर धावा बोला जहां बंधकों को रखा गया था। इजरायली कमांडो 7 हाईजैकर्स को मार डालते हैं और इसी के साथ 40 से 45 युगांडा सैनिकों को भी मार डालते हैं। इस ऑपरेशन में इजराइल का सिर्फ एक सैनिक मारा गया, वो था लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। यह पूरा ऑपरेशन 53 मिनट में ख़त्म कर दिया गया, इसीलिए इस ऑपरेशन को कहा जाता है थंडरबोल्ट। और इस ऑपरेशन में 106 में से 102 बंधकों को बचा लिया गया, 3 बंधक मारे गए और एक 74 वर्षीय एक बंधक वहीं छूट गया। तो ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो आज से पहले ना कभी सोचा गया था, ना कभी देखा गया था, और यह सिर्फ इजराइल ही कर सकता था।